Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to this 10th lecture of Digital Image Processing. This lecture will cover last two modules of MATLAB, and in this lecture we will learn that how to handle images in MATLAB, as well as we will learn that how to make your own graphical user interfaces and how to build mini projects which have such graphical user interfaces. So first of all, how to handle images in MATLAB. अगर MATLAB में आपने कोई इमेज लोड करना हो या रीड करना हो तो उसके लिए imread की कमांड है, imread, और आपने उसे वो फाइल असाइन करनी है, वो फाइल देनी है स्ट्रिंग में जो इमेज को रिप्रेजेंट करे. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं picture1.jpeg जो फाइल है, जो इमेज है, उसको मैं रीड करना चाहता हूँ, तो मैंने imread को कमांड दी. ताहम ये सिर्फ फ़ाइल का नाम सिर्फ उस सूरत में दिया जाएगा जब वो फ़ाइल करंट फ़ोल्डर में होगी. अगर वो फ़ाइल करंट फ़ोल्डर में नहीं है तो हमें उसकी एग्जैक्ट पाथ देना पड़ेगा. ओके, लाइक दिस वन. मैंने imread लिखा और बताया कि सी के अंदर इस फोल्डर में और आगे फर्दर इस फोल्डर में और फाइनली डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो ये picture1.jpg फ़ाइल मौजूद है. तो मैं उस फाइल को लोड करना चाहता हूँ या उसे रीड करना चाहता हूँ, ठीक है, और लोड करने के बाद उसे वेरिएबल आई को असाइन कर सकता हूँ. ओके. अगर आपको एग्जैक्ट पाथ मालूम नहीं है फ़ाइल का या इमेज का, तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम उसे ब्राउज़ कर सकते हैं. ब्राउज़ करने के लिए UI गेट फाइल का फंक्शन है, आप इसे यूज़ करेंगे, लेकिन साथ हमने स्ट्रिंग के अंदर इसे star.star की स्ट्रिंग पास कर दी. मीन्स वी वांट टू ब्राउज़ एनी फाइल विद एनी एक्सटेंशन. ओके. तो जब आप इस फंक्शन को रन करेंगे तो कुछ इस किस्म की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी. तो फिर आप कोई भी फ़ाइल चूज़ कर सकते हैं. और अगर आप कोई इमेज फ़ाइल है तो ऑफ कोर्स आपको कोई इमेजेस ढूंढने होंगे और कोई ना कोई इमेज आप यहाँ से चूज़ करके ब्राउज़ करके दे सकते हैं. और ये फंक्शन फाइनली रिटर्न कर देगा उस फाइल का नाम और फाइल का पाथ. ओके. तो आप उस पाथ को उस फाइल के नाम के साथ कॉन्कैटिनेट करके एक और स्ट्रिंग s को असाइन कर देंगे. ठीक है. तो strcat it's a built-in function used for concatenation of two strings. ओके. तो हमने पहली स्ट्रिंग पाथ दी, दूसरी स्ट्रिंग फाइल का नाम दिया. तो इस तरह से दोनों को कॉन्कैटिनेट करके स्ट्रिंग s को असाइन कर दिया. और अब फाइनली हमारे पास वो स्ट्रिंग आ गई एग्जैक्ट पाथ के साथ, फाइल का नाम आ गया. तो हम उस इमेज को फिर उस स्ट्रिंग के ज़रिए से imread की कमांड लगा के रीड कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर आई हैव असाइंड द स्पेसिफिक लोकेशंस image. After reading that image I have assigned that image to variable im. Okay. अच्छा, अगर आपके पास इमेज एक दफ़ा लोड हो गया और असाइन हो गया किसी वेरिएबल को, तो आप उस वेरिएबल को पास करते हुए imShow का फंक्शन यूज़ करके उस इमेज को शो कर सकते हैं. तो इस तरह आपके सामने एक फिगर ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर इमेज शो हो सकता है. ओके. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जब ये ब्राउज़ किया एक फ़ाइल को और उसका पाथ जो है वो जब एग्जैक्ट आ गया तो उस स्ट्रिंग s में, तो मैंने उसको रीड किया और वेरिएबल im को असाइन किया. और बाद में मैंने imShow im जब लगाया तो ये फिगर आपके सामने ओपन हो गई. इसमें वो इमेज हमें शो हो रहा है. ओके. अच्छा, आपका इमेज जो है वो ग्रे स्केल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस बिल्ट इन फंक्शन RGB. यानी RGB का आपके पास रेड ग्रीन ब्लू यानी कलर्ड इमेज है आपके पास. तो RGB इमेज को ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए ये फंक्शन है RGB टू ग्रे. ठीक है. तो लेट्स से हमारे पास अभी जो इमेज हमने ब्राउज़ किया था im वेरिएबल में है,
तो मैं उसे ग्रे में कन्वर्ट करता हूँ और उसे इस वेरिएबल ग्रे अंडरस्कोर आई एम को साइन करता हूँ। बाद में जब मैं उस वेरिएबल के ऊपर इम शो लगाऊंगा, इम शो का फंक्शन अप्लाई करूँगा, तो ये ग्रे स्केल इमेज जो है वो शो हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द वे टू कन्वर्ट RGB और कलर्ड इमेजेस टू ग्रे स्केल इमेजेस। ओके, यहाँ पे एक और कोड मैंने लिखा है कि आपने एक कलर्ड इमेज की फ़ाइल को ब्राउज़ किया और फिर उसे आपने एक फ़िगर में शो किया। अब एक दूसरी फ़िगर में मैं उसे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रे स्केल इमेज शो करना चाहता हूँ, तो मुझे पहले तो उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना होगा और फिर मुझे फ़िगर लिखना होगा। इस फिगर के लिखने से ये होगा कि एक दूसरी फिगर ओपन हो जाएगी, ब्लैंक फिगर ओपन हो जाएगी, और जो दूसरी फिगर ओपन होगी वो करंट फिगर होगी, और फिर जब आप दोबारा आई एम शो यूज़ करेंगे ग्रे अंडरस्कोर आई एम, तो वो ग्रे स्केल इमेज उस दूसरी फिगर में आएगा, ना कि पहली फिगर में। ओके, सो इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर फिगर का ये कमांड ना यूज़ करता तो यहाँ पे सिर्फ फिगर 1 ही डिस्प्ले हो रही होती, और पहले उस फिगर 1 में ये कलर्ड इमेज होता, लेकिन बाद में ये ग्रे स्केल इमेज इसी फिगर 1 के अंदर आ जाना था। तो मेरा पर्पज़ ये था कि मैं दो डिफरेंट फिगर्स के अंदर ग्रे स्केल को अलग से और कलर्ड इमेज को अलग से शो करना चाहता था। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर फिगर का जब यूज़ किया फंक्शन, तो इससे एक नई फिगर ओपन हो गई, और उसके बाद जो है वो इम शो ग्रे अंडरस्कोर आई एम करने से वो जो ग्रे स्केल इमेज है उस नई फिगर के अंदर आएगा। ओके, एक और पॉसिबिलिटी है वो ये कि आप कलर्ड इमेज और ग्रे स्केल इमेज दोनों को एक प्लॉट के अंदर, जो हमने कमांड सीखी थी लास्ट लेक्चर्स में, उसके ज़रिए से भी आप एक ही फिगर के अंदर उसके दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं फिगर को, लाइक दिस वन। और जो है आप सब प्लॉट 1,2,1, ठीक है, यानी कि आपने अपनी फिगर को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक रो में और दो कॉलम्स में। तो उसके पहले हिस्से में आप कलर्ड इमेज को शो करना चाहते हैं और दूसरे हिस्से में आप ग्रे स्केल इमेज को शो करना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। ओके, अच्छा, आप इनको टाइटल भी असाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले हिस्से को टाइटल असाइन किया कलर्ड इमेज और दूसरे हिस्से को ग्रे स्केल इमेज। ओके, अच्छा, आपके पास जब कोई इमेज लोड होके आ गया, जैसे ये हमने एक इमेज आई एम हमारे पास है कलर्ड इमेज, और उसका ही ग्रे स्केल वेरिएंट ग्रे अंडरस्कोर आई एम में मौजूद है, और हमने ये कमांड यूज़ की, तो इस इमेज की आप रेजोल्यूशन भी मालूम कर सकते हैं साइज़ के बिल्ट इन फंक्शन से। फॉर एग्जांपल, साइज़ ऑफ आई एम इज़ 759 इंटू 1396 इंटू 3। इट मीन्स कि इसकी 3 डायमेंशन है, ये 3 डायमेंशनल इमेज है, बिकॉज ये एक RGB इमेज है और इसमें एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू की 3 डायमेंशंस हैं, और ये 3 डायमेंशनल इमेज है, और हर डायमेंशन की जो है वो रेजोल्यूशन 759 बाई 1396 है। वेयर एज ग्रे स्केल इमेज की ज़ाहिर एक डायमेंशन होती है, तो ये 2 डायमेंशनल वेक्टर हो जाएगा, और इसकी रेजोल्यूशन जो है वही 759, यानी इसमें 759 रोज़ होंगी और 1396 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो आप किसी भी इमेज की रेजोल्यूशन साइज़ के फंक्शन से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से हम इमेज एक ऑलरेडी कहीं पे सेव किया हुआ इमेज मेमोरी में लोड कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं इम रीड की कमांड से, इसी तरह से अब आपके पास जो करंटली इमेज प्रोसेस होने के बाद बना है, या इस टाइम मौजूद है, या इस टाइम आपके पास किसी वेरिएबल में है, आप उस वेरिएबल वाले इमेज को किसी मेमोरी की लोकेशन पे सेव भी कर सकते हैं इम राइट की कमांड से। ओके, सो फॉर एग्जांपल, मैंने इस कोड के अंदर ब्राउज़ किया एक इमेज को और उसे IMG वेरिएबल को असाइन किया, वो कलर्ड इमेज था, मैंने उसे ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया, ग्रे अंडरस्कोर IMG के अंदर वेरिएबल में वो इमेज आ गया, और बाद में मैं xyz.jpeg के नाम से उस इमेज को सेव करना चाहता हूँ उसी पाथ पर जहाँ पर आपका इनपुट इमेज मौजूद है।
ठीक है। यानी जो पाथ आया था इनपुट इमेज का, जो कलर्ड इमेज का पाथ आया था, मैंने उस पाथ के साथ xyz.jpg स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट किया, तो एग्जैक्ट फाइल का नाम पाथ के साथ जो है वो हमारी डेस्टिनेशन फाइल का नाम बन गया। अब imWrite को मैंने ये वेरिएबल gray_im जिसमें ग्रे स्केल इमेज पड़ा हुआ है, वो मैंने imWrite के फंक्शन को पहला पैरामीटर वो वेरिएबल दिया और दूसरे पैरामीटर में मैंने वो एग्जैक्ट फाइल का नाम दे दिया पाथ के साथ। तो ये उस पाथ पे जाके एग्जैक्टली उसी फाइल के नाम से उस इमेज को सेव कर देगा। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे आप अपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस बना सकते हैं मैटलैब में। तो अगर आपने एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाना है तो आपको इसकी एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को पहले ओपन करना होगा। ये मींस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसको हम इन शॉर्ट गाइड भी कह सकते हैं। तो आप कमांड विंडो में जाके लिखेंगे सिंपली गाइड, GUIDE गाइड, और कुछ इस किस्म की विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपने कोई ऑलरेडी बना हुआ GUI ओपन करना है तो आपने ओपन एग्जिस्टिंग GUI पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ एक नया GUI ओपन करना है तो आपने ये क्रिएट न्यू GUI पे क्लिक करना है। तो इस टाइम क्रिएट न्यू GUI पे क्लिक है और ये कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। अगर आप कुछ बिल्ट इन कंट्रोल्स और एक्सेस और मेन्यूज़ वगैरह चाहते हैं ऑलरेडी बने हुए हों आपकी GUI पे अपीयर हो जाएं फर्स्ट टाइम में ही, तो फिर आप नेक्स्ट 3 ऑप्शंस को चूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आपने सिंपली ब्लैंक GUI को ओपन करना है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल्स और बटन्स वगैरह लगा सकें। तो फिर आपने ब्लैंक GUI को सिलेक्ट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्टेड होती है। और आपने जिस करंट फोल्डर में आप काम कर रहे होंगे, वर्क स्पेस में होंगे, एग्जैक्टली उसका पाथ ऑटोमेटिकली यहाँ आ रहा होगा। अगर आप उसे चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बहरहाल आमतौर पे हम उसे चेंज नहीं करते, वही पाथ रखते हैं। तो आपने जस्ट ओके का बटन प्रेस करना है तो एक GUI आपके सामने कुछ इस तरह की अपीयर हो जाएगी। ओके, अच्छा, आप इसको यहाँ से स्ट्रेच करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं, स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे हम जो है कम से कम इतना साइज़ स्क्रीन का रखते हैं। तो इसके ऊपर हम डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पुश बटन्स अवेलेबल हैं, रेडियो बटन्स अवेलेबल हैं, चेक बॉक्सेस अवेलेबल हैं, एक्सेस अवेलेबल हैं। ओके, कुछ स्टैटिक टेक्स्ट के साथ आप अपने बटन्स अवेलेबल हैं। तो आप डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस यहाँ पे, कोई लिस्ट बॉक्स अवेलेबल है, तो आप यहाँ से कुछ चीज़ें जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जस्ट पेस्ट करेंगे तो आपका जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से एक एक्सेस चूज़ किया और इसका पर्पज़ ये था कि मैं इसके अंदर अंदर जो है वो इमेज को शो करना चाहता हूँ। तो मैंने एक स्क्रीन का हिस्सा मखसूस कर लिया। ओके, तो एक्सेस जैसे ही ये शो करेंगे तो इसका एक बिल्ट-इन नाम जो है वो एक्सेस 1 आ जाएगा। और इस पे अगर आप इसके नाम को चेंज करना चाहते हैं, इसकी कैप्शन को चेंज करना चाहते हैं, या इसके अंदर डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो सारी आप प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाके, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस किस्म की एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ से आप इसका जो कलर है या कोई बॉर्डर का कलर है या फिर आप इसमें जो एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो मतलब डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और जो है आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैंने लेट से ये 2 एक्सेस जो है वो ड्रॉ कर लिए अपनी स्क्रीन पर और फिर एक पुश बटन ड्रॉ कर लिया। और मैं जब इस पुश बटन की प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के ज़रिए प्रॉपर्टीज़ में गया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पुश बटन की जो स्ट्रिंग डिस्प्ले की हुई थी यहाँ पे वो पुश बटन ही लिखा हुआ है। ओके, इसका एग्जैक्टली नाम पुश बटन 1 है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एनीवे हमने इसे चेंज नहीं किया। पुश बटन 1 इसका नाम है और इसके ऊपर जो अपीयर हो रही है स्ट्रिंग, जो इस पे डिस्प्ले पे आ रही है स्ट्रिंग, वो पुश बटन है। तो
मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। मैंने इसे यहाँ पे लिखा ब्राउज इनपुट इमेज, तो मैंने इस स्ट्रिंग को जैसे ही चेंज किया तो यहाँ पर ब्राउज इनपुट इमेज जो है वो आ गया। तो मेरा मकसद ये था कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ जिसमें जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो यूज़र को पता हो कि इसके क्लिक करने से क्या होगा, यानी कि मैं एक जब किसी इनपुट इमेज को ब्राउज़ करना चाहता हूँ तो फिर मुझे इस बटन को पुश करना है। ओके, तो यही मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पर डिस्प्ले कर दी। ओके, तो ये मैं एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए GUI डेवलप कर रहा हूँ जिसमें मैं ये चाहता हूँ कि पहले इस बटन को पुश बटन 1 को क्लिक किया जाए, पुश किया जाए, तो इससे हमें ब्राउज़ की विंडो ओपन हो जाए और हम एक इमेज को ब्राउज़ कर लें, और जैसे ही उस इमेज को ब्राउज़ कर लें तो वो इमेज ब्राउज़ किया हुआ हमारा इनपुट इमेज यहाँ पे शो हो जाए एक्सिस 1 में। उसके बाद मैं उसे ग्रे स्केल में कन्वर्ट करके एक्सिस 2 में डिस्प्ले लाना चाहता हूँ, तो फिर वो कब आएगा, जब इस दूसरे बटन को पुश किया जाएगा। तो इस तरह से मैंने दूसरा पुश बटन यहाँ लगा दिया। ओके, अब ये काम कंप्लीट हो गया। मैंने अभी जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो कंप्लीट कर दिया। तो बाद में ये जो एक फ़िगर आपके सामने बनी है, जब आप समझें कि ये कंप्लीट हो गई है तो हम इसे सेव कर देंगे। तो देखें अभी तक इस फिगर का के ऊपर लिखा आ रहा था untitled1.fig। ओके, लेकिन जब आप इसे सेव करेंगे तो इसे आप जो नाम देंगे उस नाम से ये फिगर सेव हो जाएगी। तो लेट्स से मैंने इसे नाम दिया GUI_experiment। ओके, तो ये एक GUI_experiment के नाम से सेव हो जाएगी और एक्सटेंशन इसकी फिग होगी। ओके, तो ये पूरी फाइल बन जाएगी GUI_experiment.fig। ओके, तो जैसे ही आप इसे सेव करेंगे तो आपकी 2 फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी, यानी सिर्फ एक नहीं 2 फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी, GUI_experiment.fig, और दूसरा जो है वो इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अगेंस्ट कोड की फ़ाइल होगी जो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगी। ओके, उस फाइल का नाम भी सेम होगा, यानी GUI_experiment.m। ओके, और अगर आप उस कोड के ऊपर गौर करें जो ऑटोमेटिकली इनिशियल कोड बना है उस GUI एप्लीकेशन का, तो उसमें ये पहला फंक्शन जो है GUI एक्सपेरिमेंट के नाम से होगा, यानी कि एक फ़ंक्शन क्रिएट हो गया GUI एक्सपेरिमेंट के नाम से, और इसमें कुछ बिल्ट इन कोड होगा और इस कोड को आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, ये कोड जो है वो एज इट इज़ रहने देना है। एक दूसरा फंक्शन क्रिएट होगा GUI एक्सपेरिमेंट ओपनिंग फंक्शन। यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ होगा। ये कोड एग्जैक्टली जब आप अपनी इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो वो जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपके सामने आएगा, वो जो फिगर सामने आएगी, उस फिगर को डिस्प्ले करने से पहले जो जो काम हम करवाना चाहते हैं उन कामों का जिक्र जो है वो इस फंक्शन के अंदर होगा। मींस इस फंक्शन की डिस्क्रिप्शन जो है वो कुछ ऐसी है कि इस फंक्शन में इसकी कोई आउटपुट नहीं होगी। ठीक है, और ये फंक्शन जो है वो हमारी इस फिगर के ओपन होने से पहले जो है वो, यानी विजिबल होने से पहले ये फंक्शन के अंदर जितने काम होंगे वो सारे हो जाएंगे। ओके, अच्छा, एक तीसरा फंक्शन होगा GUI एक्सपेरिमेंट आउटपुट फंक्शन, और इसमें जो है वो हमारी आउटपुट जहाँ पे शो होनी होगी तो वो हमने हैंडल्स डॉट आउटपुट के ज़रिए से असाइन कर दिया इसमें, यानी हमने नहीं असाइन किया, ये इनिशियल कोड एज इट इज़ बना है। और इस हैंडल्स डॉट आउटपुट का मतलब ये है, ये हैंडल्स जो हैं ये एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे जो आपकी फिगर के अंदर जितने बटन्स, रेडियो बटन्स, पुश बटन्स, एक्सेस, जितनी चीज़ें मौजूद हैं उन सब के लिए ये जो है वो एक स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम होगा हैंडल्स। ओके, तो हम उसी फिगर के ऊपर जो है वो अपनी आउटपुट को डिस्प्ले करना चाहेंगे, दैट्स वाई यहाँ पे जो है वो हैंडल्स डॉट आउटपुट लिखा हुआ है। ओके, तो इसको आपने बॉदर नहीं करना। जैसे ही इनिशियल कोड बनेगा तो 3 फंक्शन बनेंगे। आमतौर पे हम तीनों फंक्शन में कोई चेंज नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी हो अपनी कस्टमाइजेशन से रिलेटेड कि हम चाहें कि फ़िगर के अंदर कुछ चीज़ें आ जाएं, चेंज हो जाएं, या कुछ ख़ास चीज़ें फ़िगर विजिबल होने से पहले हों, तो फिर हम इस दूसरे फंक्शन में, यानी GUI एक्सपेरिमेंट अंडरस्कोर ओपनिंग फंक्शन के केस में हम यहाँ पे उस कोड को लिख देंगे। ओके,
अभी एक एग्जांपल आएगी जिसमें आप इस चीज़ को लर्न कर लेंगे, तो देखिए कैसे हम ये काम करेंगे। ओके, तो बहरहाल मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ कि 3 फंक्शन अभी तक हमने बात की। जो इनिशियल कोड बनेगा ऑटोमेटिक, उसमें 3 फंक्शन की बात की। इसके बाद 2 और फंक्शन भी होंगे। चूँकि आपके फिगर के अंदर जो हमने अभी फिगर ड्रॉ की थी उसमें 2 पुश बटन्स थे। पहले पुश बटन का नाम पुश बटन 1 था और दूसरे पुश बटन का नाम पुश बटन 2 था। चूँकि हम इन पुश बटन्स को पुश कर सकते हैं तो इनके पुश करने पे कोई इवेंट ट्रिगर होगा, तो उन इवेंट्स के अगेंस्ट ये फंक्शंस होंगे। यानी अभी फ़िलहाल कोई कोडिंग नहीं है इसके अंदर, ये जस्ट कमेंट्स हैं, इसमें कोई कोडिंग नहीं है। लेकिन आप उस पुश बटन के पे क्लिक करने से या उस पुश बटन को पुश करने पे जो जो काम करवाना चाहते हैं वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन में आप यहाँ कोड के अंदर लिख सकते हैं। ओके, और जब हम इस एप्लीकेशन को जो भी हमने बनाई उसको रन करेंगे तो कुछ इस किस्म की आउटपुट हमारे सामने आएगी। ओके, अब आप देख रहे हैं कि इसमें 2 एक्सेस आ रहे हैं। इन एक्सेस में कुछ वैल्यूज़ गिवन है एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हम ये चाहेंगे कि ये हमने जस्ट एक जगह मखसूस की थी जिसमें हमारे इनपुट और आउटपुट इमेजेस आएँ। हमें कोई वैल्यूज़ रिकॉर्ड नहीं थी, तो हम इन वैल्यूज़ को ख़त्म करना चाहेंगे। कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि हमें इस बने हुए ऑलरेडी ऑटोमेटिक बने हुए इनिशियल कोड में कुछ चेंज करनी पड़ेगी। ओके, तो हम अपने कोड को थोड़ा रिफ़ाइन करते हैं। कैसे रिफ़ाइन करेंगे कि ये जो ब्राउज इनपुट इमेज है, ये जो पहला पुश बटन है, इस पुश बटन के अगेंस्ट मैं ये कोडिंग लिखना चाहता हूँ। यानी जब इस बटन को प्रेस किया जाए तो मैं चाहता हूँ कि इमेज को ब्राउज़ करने की कमांड्स चलें और जो है जो इमेज रीड होने के बाद किसी वेरिएबल को असाइन हो जाए, यानी जैसे यहाँ पे img वेरिएबल को असाइन हो जाए, तो इस img वेरिएबल को im शो के ज़रिए से हम शो करें। लेकिन कहाँ पे शो करें? इस टाइम स्क्रीन के कुछ हिस्से बने हुए हैं, उनमें से जो एक्सिस 1 हिस्सा है, यानी ये जो जगह है, मैं इसके अंदर अपने इनपुट इमेज को शो करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या कमांड यूज़ करनी पड़ेगी कि मुझे सबसे पहले तो एक्सिस और फिर हैंडल्स डॉट एक्सिस 1, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हैंडल्स जो है वो कलेक्टिवली एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं, पुश बटन्स, अपने एक्सेस और जो जो चीज़ें स्क्रीन पे हैं सारे मौजूद हैं। तो मैं उस स्ट्रक्चर में से सिर्फ एक्सिस 1 को मुखातिब कर रहा हूँ। ठीक है, तो हैंडल्स डॉट एक्सिस 1 से मुराद ये है कि मैंने एक्सिस मेंशन कर दिया कि कौन सा एक्सिस है। और अब इसके बाद जब मैं im शो की कमांड लगाऊंगा तो इट मीन्स कि इस जो एक्सिस इस टाइम करंटली मेंशन किया हुआ है उसी के अंदर जाके इमेज शो होगा। ओके, तो ये कोड कुछ इस किस्म का है कि आपने फ़ाइल को ब्राउज़ किया और फिर जो फ़ाइल का पाथ आ गया हमारे पास, आपने वो देने के बाद उस इमेज को रीड किया, img वेरिएबल को साइन किया और फिर उस img वेरिएबल को एक्सिस 1 के अंदर आपने शो किया। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे इस मखसूस हिस्से में हमारा ब्राउज़ किया हुआ इमेज शो हो। ओके, इसके बाद चूँकि ये पुश बटन के हम ये देखें, ये पुश बटन 1 का जो कॉल बैक के नाम से फंक्शन था, हम उस फंक्शन में ये सारा कोड लिख देंगे। अब ये जो आखिरी कमांड हमने लिखी है उसकी रीज़न ये है कि जो img वेरिएबल आया है, इस img वेरिएबल को हमने किसी और फंक्शन में यूज़ करना है। जबकि ये img वेरिएबल इस मखसूस फंक्शन में यूज़ हुआ है तो इट मीन्स कि इस फंक्शन से बाहर ये एक्सेसिबल नहीं होगा। तो मैं इस img वेरिएबल को एक ग्लोबल वेरिएबल x को सेट कर दूंगा, यानी मैं इस img वेरिएबल को पास करूंगा एक सेट ग्लोबल x के नाम के फंक्शन को, जो मैंने खुद ही बनाया होगा फंक्शन। ओके, और इस फंक्शन का काम ये होगा कि जब इसको कोई वेरिएबल पास किया जाएगा तो ये फंक्शन जो है उस वेरिएबल को वसूल करके एक ग्लोबल वेरिएबल x को वो फंक्शन जो है वो वाली वैल्यू असाइन कर देगा। बाद में एक और फंक्शन जो है वो गेट ग्लोबल x के नाम से हमने एक और बनाया होगा, उसके ज़रिए से हम इस img को वसूल कर लेंगे। तो इट मीन्स के इस लोकल वेरिएबल img को यूँ समझ लें ग्लोबल बनाने के लिए हमें 2 फंक्शंस का सहारा लेना पड़ा, एक सेट ग्लोबल x और एक गेट ग्लोबल x। इन फंक्शंस की भी कोडिंग में आगे चल के उसका जिक्र करूँगा, लेकिन बहरहाल यहाँ पे जस्ट बताना ये ज़रूरी था
कि आपने एक इमेज को ब्राउज़ किया और उसके बाद उसे मखसूस एक्सिस 1 के अंदर आपने शो किया और फाइनली आपने उस इमेज 1 को एक आगे भी यूज़ किया जा सके, किसी और फंक्शन में यूज़ किया जा सके, इस पर्पज़ के लिए उस इमेज 1 को आपने एक फंक्शन सेट ग्लोबल एक्स को पास करके आपने उस फंक्शन को कॉल कर लिया। ओके, तो ये सारा कोड हमने इस पुश बटन के अगेंस्ट देना है। दैट्स वाई हमने पुश बटन 1 अंडरस्कोर कॉल बैक के अंदर इस सारे कोड को लिख दिया। ओके, अच्छा, फिर हमने इस कोड को कुछ यूँ रिफाइन किया कि हम जब ये फिगर हमारे सामने विजिबल हो तो उससे पहले कुछ काम करना चाहते हैं। वो काम क्या करना चाहते हैं कि एक्सिस 1 और एक्सिस 2 के अगेंस्ट जो एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वैल्यूज़ आ रही थी वो बुरी लग रही थी। ठीक है, तो हम उन वैल्यूज़ को ख़त्म करना चाहते थे। सो दैट्स वाई हमने क्या किया कि पहले एक्सिस 1 को मेंशन किया और फिर हमने कहा कि उस एक्सिस 1 के अगेंस्ट एक्स टिक जो है, जो उसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो एक खाली वेक्टर दे दिया हमने। खाली वेक्टर से मुराद ये है कि हम चाहते हैं वहाँ कोई वैल्यू ना आए। ओके, इसी तरह से वाई टिक के अगेंस्ट खाली वेक्टर दे दिया और सेम यही काम हमने एक्सिस 2 के लिए रिपीट किया। इससे क्या होगा कि ये दोनों एक्सिस 1 और एक्सिस 2, ये जो दो हिस्से थे स्क्रीन के ऊपर, एक्सिस 1 और एक्सिस 2, उन दो हिस्सों के एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वैल्यूज़ लिखी हुई थी वो वैल्यूज़ अब नहीं रहेंगी। ओके, ये हम काम करना चाहते थे कि स्क्रीन के अपीयर होने से पहले ये काम हो। दैट्स वाई हमने इसे GUI एक्सपेरिमेंट अंडरस्कोर ओपनिंग फंक्शन के कोड में लिखा। ये दूसरा फंक्शन था। ओके, जैसा कि हमने कहा कि हमारे 5 फंक्शन थे, 3 जो है वो हमने उनको डिस्क्राइब किया, उनमें से दूसरा फंक्शन जो था और चौथा और 5वां फंक्शन जो था वो पुश बटन्स के अगेंस्ट था। तो जो दूसरा फंक्शन था वो ओपनिंग फंक्शन के नाम से था, जो स्क्रीन अपीयर होने से पहले काम करता है। ओके, तो हमने उसी के अंदर इस कोड को अपेंड कर दिया। ओके, अच्छा, ये 2 फंक्शंस हमने अपने कोड में मज़ीद ऐड कर दिए। ओके, यानी 5 फंक्शंस तो ऑलरेडी थे ही थे जो इनिशियल कोड में बने थे, 2 फंक्शन हमने मज़ीद ऐड कर दिए और इनका पर्पस क्या था कि हमारा जो इमेज हमने आया है एक वेरिएबल IMG के अंदर, हम उसको दूसरे फंक्शन में शेयर करना चाहते हैं। तो जब हम उसे इमेज को किसी ग्लोबल वेरिएबल में सेव करना चाहेंगे तो सेट ग्लोबल एक्स के नाम के फंक्शन को कॉल कर लेंगे, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया था। तो वो जो वैल्यू आएगी वो एक ग्लोबल वेरिएबल एक्स डिक्लेयर होगा, उसको वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी। ओके, और नेक्स्ट टाइम जो है क्या होगा कि एक गेट ग्लोबल एक्स का फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो एक ग्लोबल वेरिएबल जो एक्स है वो ही वैल्यू जो ग्लोबल वेरिएबल एक्स में होगी वो आर को ये मिल जाएगी, मींस फंक्शन का जो रिटर्निंग आउटपुट है उसको मिल जाएगी। तो वो गेट ग्लोबल एक्स हमें वो ग्लोबल वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से सेट ग्लोबल एक्स और गेट ग्लोबल एक्स हमने ये 2 फंक्शन जो है वो मज़ीद ऐड कर दिए अपने कोड के अंदर। ओके, तो तीसरी चीज़ एक और ये थी कि ये जो पुश बटन 2 है जिसमें कन्वर्ट टू ग्रे स्केल, इसमें कौन सा कोड आएगा, ये कि भाई हम जो इमेज इनपुट इमेज आया है गेट ग्लोबल एक्स के ज़रिए से, चूँकि एक्स ग्लोबल वेरिएबल एक्स में हमने उसे सेव किया था, तो गेट ग्लोबल एक्स के ज़रिए से हम उसे रिट्रीव करेंगे दोबारा IMG वेरिएबल में। ये IMG वेरिएबल इसका लोकल वेरिएबल होगा, पुश बटन 2 फंक्शन का, पुश बटन 2 अंडरस्कोर कॉल बैक फंक्शन का लोकल वेरिएबल होगा। तो गेट ग्लोबल एक्स के ज़रिए से वो जो इमेज इनपुट इमेज था वो इसको मिल जाएगा और उसके बाद हम उसे ग्रे स्केल में कन्वर्ट करेंगे और फिर एक्सिस 2 का मेंशन करने के बाद हम फिर इम शो करेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक्सिस 2 के अंदर वो इमेज शो होगा। ओके, तो इस तरह से जो हमने GUI ड्रॉ की थी, जो एक फिगर बनाई थी, उसके अगेंस्ट ऑटोमेटिकली कोड बना था, इनिशियल कोड बना था, उस कोड को हमने ये कुछ चीज़ें ऐड करने के बाद रिफ़ाइन किया। अच्छा, अब रिफ़ाइन करने के बाद जब हमने इस कोड को रन किया तो ये सबसे पहले स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। ओके, तो आपने देखा कि हमारे जो एक्सिस 1 है उसमें एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वैल्यूज़ थी वो नहीं आ रही, इसी तरह एक्सिस 2 है उसमें एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यूज़ नहीं आ रही, यही हम चाह रहे थे। ओके, तो सबसे पहले ये स्क्रीन अपीयर होगी और अगर आप ब्राउज़ इमेज पे क्लिक करेंगे, ओके, जैसे आप ब्राउज़ इमेज पे क्लिक करेंगे
तो एक आपसे इमेज ब्राउज़ किया जाएगा और इमेज ब्राउज़ होने के बाद एक्सिस 1 के अंदर वो आपका इनपुट इमेज शो हो जाएगा। ओके, इसके बाद जब आप कन्वर्ट टू ग्रे स्केल ये बटन प्रेस करेंगे तो आपका ग्रे स्केल में कन्वर्ट होने के बाद एक्सिस 2 में इमेज शो हो जाएगा। तो एक सिंपल सी छोटी सी एक एप्लीकेशन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की हमने बनाई, जिसके ज़रिए से पर्पज़ ये था कि आपको बताया जा सके कि कैसे आप अपनी GUI डेवलप कर सकते हैं और GUI की एप्लीकेशन बना सकते हैं मैटलैब में। ओके, अच्छा, अब थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं इस GUI एप्लीकेशंस की, और इस प्रैक्टिस में हम पिछले कोड में जो फिगर बनाई थी उस फिगर के अंदर कुछ और चीज़ भी ऐड करते हैं, वो है बटन का ग्रुप। ओके, तो हमने एक बटन का ग्रुप ऐड किया और उसमें 2 रेडियो बटन्स लगाए, और पहले रेडियो बटन में हमने लिखा कि डिस्प्ले ओनली ग्रे स्केल, और दूसरे में हमने लिखा डिस्प्ले बोथ कलर एंड ग्रे स्केल। ओके, तो पहले रेडियो बटन पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं कि क्लिक हो, उसी पे जो है ना वो सिलेक्टेड हो। तो जब कन्वर्ट टू ग्रे स्केल किया जाए तो बिल्कुल जैसे पहले ऑपरेशन हुआ था वैसे ही हो, यानी एक्सिस 2 के अंदर वो ग्रे स्केल इमेज जो है वो शो हो जाए। ओके, लेकिन दूसरे बटन पे क्लिक करने पे हम ये चाहते हैं कि ये सारे अपने दोनों एक्सेस और ये बटन ग्रुप और ये पुश बटन ये सब कुछ गायब हो जाएं। ठीक है, यानी ये विजिबल ना रहें। ठीक है, और ये स्क्रीन ब्लैंक हो जाए, और ब्लैंक होने के बाद जैसे हमने अभी अपने पिछले कोड में हमने इमेजेस को हैंडल करने के कोड में हमने एक सब प्लॉट की कमांड लगा के एक फिगर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। तो पहले हिस्से में कलर इमेज आ गया, दूसरे में ग्रे स्केल इमेज आ गया। तो हम इस किस्म की चीज़ जो है इस फिगर के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं। ओके, तो जस्ट I want to give you an idea that how to use radio buttons also in GUI applications. ओके, सो लेट्स से मैंने अब ये चेंज की है, यानी मज़ीद रिफ़ाइन किया है अपनी GUI को, फर्दर रिफ़ाइन किया है। तो इसके बाद क्या होगा कि आपका जो ऑटोमेटिकली कोड क्रिएट हुआ था उसी कोड के अंदर अब ये मज़ीद रिफ़ाइनिंग करने से 2 मज़ीद फंक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। पहला फंक्शन होगा रेडियो बटन 1 अंडरस्कोर कॉल बैक। इट मीन्स कि जब रेडियो बटन 1 जो है सिलेक्टेड होगा तो क्या क्या काम यहाँ पे होंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई यहाँ पे काम नहीं है, कोई कमांड नहीं है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट दो फंक्शन ज़रूर बन जाएंगे। तो अगर आप इस किसी मखसूस रेडियो बटन की सिलेक्शन पर कुछ काम करना चाहते हैं तो वो काम आप इस मखसूस फंक्शन के अंदर जो है वो दे सकते हैं। ओके, अच्छा, अब ये जो पुश बटन 2 है इसका जो हमने कोड लिखा था, पहले तो हमने सिंपल कोड लिखा था कि भाई आपने इमेज ब्राउज़ किया, जो इमेज आपने गेट ग्लोबल एक्स के ज़रिए से वो इमेज रिट्रीव किया जो इनपुट था, फिर आपने उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया और फिर एक्सिस 2 मेंशन करने के बाद हमने इम शो कर दिया था। ओके, अब ये काम सिंपल नहीं है, चूँकि अब 2 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन में तो हमने वही काम करना है, मींस के जस्ट एक्सिस 2 के अंदर हमने ग्रे स्केल इमेज मेंशन करना है, शो करना है, सेम वही काम करना है जो पिछली एप्लीकेशन में हमने किया। लेकिन अगर ये रेडियो बटन 2 जो है वो क्लिक होता है तो फिर हमें जो है वो कुछ और करना है। तो इसलिए हमें इस पुश बटन 2 के कोड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। क्या चेंज करना पड़ा कि हम सबसे पहले तो गेट की कमांड लगाकर हम हैंडल्स डॉट रेडियो बटन 1 की वैल्यू को गेट कर लेंगे। ओके, यानी हम लिखेंगे गेट की कमांड, किसके बारे में गेट करना चाहते हैं, हैंडल्स डॉट रेडियो बटन 1, यानी ये जो रेडियो बटन 1 है हम इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। कौन सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ये कॉमे के बाद हमने बताना है। वो इन्फॉर्मेशन है वैल्यू की। तो इसकी वैल्यू से मुराद ये है, या तो इसकी वैल्यू 1 होगी या इसकी वैल्यू 0 होगी। 1 का मतलब है कि ये सिलेक्टेड है, 0 का मतलब ये सिलेक्टेड नहीं है। ओके, तो बहरहाल इसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमें गेट का फंक्शन जो है वो रिटर्न करवा के v को असाइन कर देगा। अच्छा, v में 1 आने का मतलब है कि ये बटन सिलेक्टेड है, v में 0 आने का मतलब है ये बटन सिलेक्टेड नहीं है। तो रेडियो बटन्स के ग्रुप के केस में कोई एक रेडियो बटन जो है वो एक वक्त में सिलेक्टेड होता है। इट मीन्स कि अगर ये पहला रेडियो बटन जो है सिलेक्टेड नहीं है तो फिर दूसरा रेडियो बटन सिलेक्टेड होगा। ओके,
सो हम इस v को जो है वो चेक करते हैं। इफ़ v इज़ इक्वल टू 1 इट मीन्स कि दिस रेडियो बटन इज सिलेक्टेड। और इसके सिलेक्टेड के केस में हमने कहा था कि बिल्कुल वैसे ही काम होगा जैसे अभी हमने एप्लीकेशन में किया था। और वो काम क्या होगा कि जस्ट आपने जो एक्सिस 2 ऑलरेडी सिलेक्टेड था इस इफ़ की कमांड से पहले, हमने जस्ट जो है वो इम शो करना है, तो उसी एक्सिस 2 के अंदर जो है वो हमारा इमेज शो हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी हमने पिछले कोड में किया था। ओके, लेकिन एल्स के केस में मींस अगर v इज़ इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी कि ये पहला रेडियो बटन की वैल्यू जो है वो 0 है, तो इट मींस के दूसरे रेडियो बटन की वैल्यू जो है वो सिलेक्टेड है, वो 1 है। तो इसका मतलब ये है कि हमें पहले एक्सिस को, दूसरे एक्सिस को, रेडियो बटन 1 को पुश बटन 1 को, पुश बटन 2 को, और इसके अलावा पूरे बटन के ग्रुप को, इस बटन के ग्रुप का नाम है UI बटन ग्रुप 1। ओके, इस पुश बटन का नाम है पुश बटन 1, इस पुश बटन का नाम है पुश बटन 2, इस एक्सिस का नाम है एक्सिस 1 और इसका नाम है एक्सिस 2। ओके, तो हमें इन सब को, और इस रेडियो बटन ग्रुप के अंदर इवन जो ये रेडियो बटन्स हैं, रेडियो बटन 1, रेडियो बटन 2, ओके, इन तमाम को हमें इनकी विजिबिलिटी को ख़त्म करना होगा। उससे क्या होगा कि ये स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी, और ब्लैंक करने के बाद हमें सिंपली सब प्लॉट 1,2,1 और 1,2,2 की कमांड्स लगाकर इस स्क्रीन को दो हिस्सों में डिवाइड करना होगा, और पहले हिस्से में हमें कलर्ड इमेज और दूसरे हिस्से में हमें ग्रे स्केल इमेज को शो करना होगा। तो कुछ इस किस्म की रिक्वायरमेंट है इस दूसरे रेडियो बटन के चूज़ किए जाने पे। ओके, तो इस वजह से एल्स के केस में हमने सबसे पहले ये 3, 4, 5, 6, 7 कमांड्स यूज़ की कि रेडियो बटन 1 को विजिबिलिटी को ऑफ कर दें, रेडियो बटन 2 की विजिबिलिटी को ऑफ कर दें, सिमिलरली UI बटन ग्रुप 1 इसकी विजिबिलिटी को ऑफ कर दें, पुश बटन 1 की विजिबिलिटी को, पुश बटन 2 की विजिबिलिटी को, एक्सिस 1 की विजिबिलिटी को, एक्सिस 2 की विजिबिलिटी को, इन तमाम को ऑफ करने के बाद हमें सिंपली जब खाली फिगर हो जाएगी तो उस फिगर को दो हिस्सों में डिवाइड किया, पहले हिस्से में कलर्ड इमेज, दूसरे हिस्से में ग्रे स्केल इमेज को शो किया। ओके, तो ये हमने इसको फर्दर कोड को रिफ़ाइन किया। रिफ़ाइन करने के बाद जब हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो आप देखते हैं कि अगर पहला पुश बटन जो है वो रेडियो बटन, अगर पहला रेडियो बटन जो है वो सिलेक्टेड है तो इस कन्वर्ट इन ग्रे स्केल करने से सिंपली यहाँ ग्रे स्केल इमेज एक्सिस 2 में आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरा रेडियो बटन सिलेक्टेड है और फिर हम कन्वर्ट इन ग्रे स्केल का पुश बटन प्रेस करते हैं तो ये हमारे सामने आ जाएगा। मींस तमाम जो उसके ऊपर स्क्रीन पे फिगर पे जो कंट्रोल्स थे, जो एक्सिस थे, जो रेडियो बटन्स थे, जो पुश बटन्स थे, जो रेडियो बटन ग्रुप था, वो तमाम चीज़ें हमने विजिबल ऑफ की और उसके बाद जो है वो सब प्लॉट की कमांड के ज़रिए से हमने ये आउटपुट डिस्प्ले कर दी। ओके, सो आई होप कि आपको मैटलैब में एक GUI एप्लीकेशन कैसे डेवलप करते हैं इसका अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा। तो इसके साथ ही मैटलैब की जितनी बेसिक्स हैं वो कंप्लीट हो गई, और आई होप कि आप अब मैटलैब में कोई भी प्रोजेक्ट या एक एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं, स्पेशली फॉर इमेज प्रोसेसिंग पर्पस। ओके, थैंक यू।